चलो, अपकमिंग टेस्ट इज वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी की आज वन शॉट काइंड ऑफ क्लास ले लेता हूँ। गुड इवनिंग। छोटा तो नहीं ना। हाँ। चलो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, फिजिक्स टीचर, और आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 1। टॉपिक इज वर्क पावर एनर्जी। 11th फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर करेंगे और डेट ऑफ लेक्चर इज 31/1/2025। टॉपिक्स वर्क भी होगा, पावर भी होगा, एनर्जी भी होगा। रिकॉल कॉन्सेप्ट एज सच कोई ऐसा है नहीं। रिकॉल कॉन्सेप्ट तो आपको लास्ट क्लास में मैंने फ्रिक्शन से रिलेटेड काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था। काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था। टू ब्लॉक सिस्टम और इंक्लाइंड प्लेन सिस्टम में भी आपको फ्रिक्शन पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं रिकॉल टेस्ट में भी एज सच कोई क्वेश्चन है नहीं। सेम चीज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज दिए थे वो आप लोगों को करने थे। करा क्या किसी ने फ्रिक्शन के क्वेश्चंस? नहीं, तो तुम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हो आजकल तुम लोग ढंग से। ये है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जितने हो पाए करो। आई नो सारे तो नहीं होंगे, पर जितने हो पाए वो इम्पोर्टेंट है कि कितना तुम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। चलो, वर्क पावर एनर्जी की बात करूं तो व्हाट इज वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो करके, मूव हो करके, डिस्प्लेस हो करके आगे बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, या वर्क डन को बोलूं एफ डॉट एस। एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट पता होगा आप लोगों को कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब हम उन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल cos थीटा ले रहे हैं। ये आप सभी को, आप लोग तो अभी लास्ट स्टेज में हो तो ये चीजें तो पता होगी। एफ एस cos थीटा ये वर्क डन आपका हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है भैया? फोर्स राइट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में है, एंगल इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अच्छा, मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है और फोर्स नीचे mg ऐसे लग रहा है, तो वर्क डन बाई वेट, ये वेट वाला फोर्स है ना, वेट वाला फोर्स है, तो इसको मैं Fw लिख रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे मैं वर्क डन पूछूंगा तो आप कहोगे वेट जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया s, और इनको बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो cos 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? 0 जूल। तो जब 90 डिग्री पे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? कि वर्क डन नहीं होता है। उसके बाद अगर थीटा 0 डिग्री होगा जैसे यहाँ पे है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है। अगर थीटा 180 डिग्री होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इस केस में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। अब ये जो आपने केस पढ़ा था इसमें कांस्टेंट फोर्स था। कांस्टेंट फोर्स में आपने सीधे सीधे वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया। क्या वर्क डन का आपने फॉर्मूला लगा दिया कि एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, सीधे सीधे लगा दी। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं एफ इंटू एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा क्या है? एस कॉस थीटा की बात करूं तो ये कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट है अलोंग फोर्स, फोर्स के अलोंग, फोर्स की लाइन में। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स उस पे ऐसे F ऐसे लग रहा है, तो अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो हम
तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट एस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे। अब ये वेक्टर एस बना रहा है हॉरिजॉन्टल, हाँ तो एस कॉस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये भी समझना होगा कि आप ऐसे कर सकते हो, फोर्स इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना बोल करके हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। फोर्स की लाइन वाला, फोर्स के पैरेलल वाला कंपोनेंट ले लेना है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यही चीज अगर उल्टा हो जाती कि मान लो ऐसे मास है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है थीटा एंगल पर, मैं क्या करता कि इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस एफ कॉस थीटा को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देता तो भी हमारा वर्क डन निकल जाता। बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ तो हाँ, तो यहाँ पर आपको वर्कडन का मामला पता चला गया कि अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो यही रिलेशन। लेकिन अगर आपका वेरिएबल फोर्स हो, फोर्स चेंज कर रहा हो, वेरिएबल फोर्स हो, क्या मतलब है कि एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स लगाया एक्स स्क्वायर न्यूटन या एक्स न्यूटन, या ऐसे ले लो 5x न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस x बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगा, वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें वर्क डन बताइए, ठीक है, वर्क डन बताइए। आओ हमको, अगर बॉडी, अगर बॉडी 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो आप हमको वर्क डन बताइए। अगर बॉडी 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो आप हमको वर्क डन बताइए। डिस्प्लेसमेंट बोल दिया कि 3 मीटर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन बताइए। अब इस केस में वर्क डन, जो छोटा सा वर्क डन है ना, थोड़ा सा मूव किया हमने, तो जब हमने थोड़ा सा मूव किया, छोटा सा डिस्टेंस dx मूव किया, तो वर्क डन कितना होगा, छोटा सा वर्क डन dw होगा। तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स क्या है भाई, फोर्स है 5x लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dx है और छोटा सा वर्क डन dw। इसको भी इधर से इंटीग्रेट कर दो, इधर से इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक, शुरू में इसकी डिस्टेंस 0 थी तो शुरू में वर्क डन पता नहीं क्या रहा होगा, ठीक है। बाद में क्या हो गया, ये इतना सारा चीज, इतना सारा बॉस कैसे आ रही। और फिर बाद में जब इसका डिस्प्लेसमेंट 3 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 3 रख दिया। अब इस सारे वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, फोर्स का जो इक्वेशन थी रख दिया, इक्वेशन रखने की वजह से हमको इंटीग्रेट होकर के टोटल वर्क डन निकल जाए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 5 का इंटीग्रेट, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और 0 से लेकर के 3 तक। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है भाई, 1। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ x1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा सर x²/2, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये 0 से 3 तक मामला लिमिट का रख देंगे। अब मैं लिमिट रखूंगा तो ये ऊपर 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 45/2 जूल का वर्क डन हो जाएगा। तो ये उस केस में होता है जब वर्क डन आपका क्या होता है बेटा, जब वर्क डन आपका क्या होता है, हाँ वेरिएबल, सॉरी फोर्स आपका क्या होता है, वेरिएबल। हाँ, उसी हिसाब से अगर मैं स्प्रिंग की बात कर लूं, कि स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करूं, कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, -kx, ये भी क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है। तो इसकी मदद से जो वर्क डन आता है, क्या छोटा सा वर्क डन जो होगा, फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये छोटा सा वर्क डन जो होगा, फोर्स की वैल्यू हमने रख देते हैं -kx dx, इधर से भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर से भी इंटीग्रेट करते हैं, तो सबको इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाता है, टोटल वर्क डन। छोटे छोटे वर्क डन, सारे छोटे छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट करने पर टोटल वर्क, भैया के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा -kx dx का इंटीग्रेशन बाई 2x²। तो जो स्प्रिंग फोर्स के जरिए, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के जरिए स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया, वो आ जाता है -12kx²। एक चीज इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना कि वर्क डन जब भी पूछा जाए
तो आप हमेशा जान रखो कि ऑन विच बाय फॉर विच फोर्स, किस फोर्स के बेसिस पर पूछा जा रहा है, फॉर विच फोर्स वर्क डन इज, फॉर विच फोर्स वर्क डन इज बीइंग आस्क्ड, किस फोर्स पर हम बात कर रहे हैं, उस फोर्स पर वर्क डन इज बीइंग आस्क्ड, किस फोर्स के बारे में वर्क डन पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स के जरिए यहाँ पर वर्क डन को पूछा जा रहा है। हाँ बेटा, तो क्या है ये, क्या कर रहे हो? शायद कोई क्लास में क्रिएट कर रहा है उसे। बन गया। somebody message me when he comes, WhatsApp me secretly, WhatsApp me, otherwise फिर वो बार बार ऐसे ही परेशान करता है। ओके सर। somebody WhatsApp पे, कोई भी मुझे ना चुपके से WhatsApp कर दो, सर यस कम। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि अगर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं कि अगर एक ब्लॉक है जो कि ऐसे पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, ऐसे पार्ट्स में बटा हुआ है, आगे क्या क्वेश्चन, ठीक है, ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि कुछ ऐसे पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है भाई, और ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में ऐसे बटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सब इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक है, यहाँ से ये भी इक्वल है, ए पॉइंट ले लो, नाम बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, डी पॉइंट ले लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे ब्लॉक है और ये सारी ये ओ पॉइंट है, तो सब इक्वल है, ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, इक्वल इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने इसको पुश किया, अगर मैंने इसको पुश किया तो फिर वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी वर्क डन, क्या होगा अगर मैं पुश कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर के बी पॉइंट तक, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस होगा, वर्क डन क्या होगा, लेकिन किस फोर्स से होता है ये हमेशा याद रखना, वर्क डन बाई व्हाट, वर्क डन बाई व्हाट, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, यानी कि ग्रेविटी फोर्स मतलब वेट, उससे बारे में बात कर। तो अब अगर मैं ध्यान दूं कि यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, तो अगर बॉडी ओ से लेकर के बी तक जा रही है, ओ से लेकर बी तक जा रही है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी भाई, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 2x, करेक्ट। यस यस सर। अब फोर्स जो है बेटा वो क्या है, नीचे की तरफ mg, करेक्ट। यस सर। हाँ, ये 45 डिग्री है, मैंने दे दिया। तो अब आप ध्यान दोगे इस ब्लॉक पर कि भैया डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है 2x और वर्क डन ऐसे हो रहा है mg, और सर ने बताया था कि ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तब उसमें आप क्या करना, फोर्स इनटू पैरेलल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट, जो फोर्स की लाइन में हो वो कंपोनेंट ले लेना है। तो ये तो एंगल 45 डिग्री हो गया। अगर मैं इस 2x डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा तो ये फोर्स की लाइन में नहीं आ, लेकिन इस 2x का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लूंगा तो ये फोर्स की लाइन mg की लाइन में आ जा रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो जाएगा 2x cos 45, जो मेरे काम का नहीं है, ये पैरेलल नहीं आ रहा है, फोर्स की लाइन में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला 2x sin 45 वाला जो है फोर्स की लाइन में आ जा रहा है। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस। tan 45 की वैल्यू 1/√2 रख दोगे और सॉल्व कर दोगे तो √2x, बस वर्क डन क्या हो गया, फोर्स mg लिख दिया, पैरेलल कंपोनेंट कितना हो गया, √2x हो गया, निकल करके आ गया आपका mgx √2। बात समझ में आई कैसा स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब क्या प्रॉब्लम है? अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक ब्लॉक जो है जिसका मास
बेटा लास्ट क्लास जो मिस कर दिए ना उसकी टेंशन मत लिया करो, उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो, बैकलॉग के चक्कर में ज्यादा नहीं रहा करो, धीरे धीरे क्लियर करते रहा करो। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम दे दिया हमने, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ जो है मूव किया जा रहा है एक मासलेस स्ट्रिंग की मदद से। मान लेते हैं 6 मीटर की डिस्टेंस पर हमने इसको ऐसे मूव करा दिया, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर की डिस्टेंस पर, और ये यहाँ पे इसके साथ एक रस्सी लगी हुई है, ये है रस्सी, ठीक है भाई, स्ट्रिंग है। अगर हमने उसको 6 मीटर, और जब ये मूव कर रहा था तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा था। तो आपको बताना है वर्क डन, लेकिन हमेशा किस फोर्स के जरिए होता है, कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या मैं ग्रेविटी, नहीं एग्जैक्टली तुमने अच्छा बोला, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेविटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इस रस्सी में जो टेंशन है उसने कितना वर्क डन किया वो बता दो। अच्छा भाई ठीक है, अब ये बताना होगा कि हमको कि टेंशन कितना होगा। अब आपने एनएलएम पढ़ रखा है, एनएलएम के अकॉर्डिंग पहले आप एफबीटी बनाओगे, एफबीटी में डाउनवर्ड फोर्स कितना लग जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। अपवर्ड टेंशन मान लेते हैं टी है, और मोशन किधर हो रहा है, ए नेट कितना है इसका, 6 मीटर। अच्छा ए नेट 6 है, नो सर 4 मीटर। 4 है। अब एनएलएम लगाएंगे। अब चूंकि ऊपर मोशन हो रहा है तो ऊपर वाले को ज्यादा मानते हुए नीचे वाले को कम मानते हुए सारे फोर्सेस का एडिशन कर दिया। सारे फोर्सेस का एडिशन जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, सारे फोर्सेस का एडिशन एफ नेट के इक्वल होता है। एफ नेट मतलब मास इनटू ए नेट, मास कितना है 2, ए नेट कितना है 4, तो टेंशन कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, ये 8 हो गया, 20 उधर जाएगा, एडअप होके 28 न्यूटन। आसानी से आपको फोर्स निकल गया। अब वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, टेंशन वाला फोर्स की बात हो रही है, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वर्क डन, पॉजिटिव। हाँ अगर अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ वेरी गुड, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तब नेगेटिव। अगर परपेंडिकुलर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते तब 0। वेरी गुड शाबाश। तो 28 ये हो गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट अभी आप दे रखा है 6 मीटर, तो 28 इंटू 6 कर देंगे तो ये 120 प्लस 8 6 48, ये मेरा कैलकुलेशन कर रहा है, आप अपने तरीके से करना। 168 कैसे भी करो अपने हिसाब से करना, 168 जूल का आपका वर्क डन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपसे पूछा जाए कि जो वर्क डन होता है बेटा, वो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। जो भी काम करते हैं वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर मैं, ये एक दीवार है, इस दीवार पर ऐसे भी इस साइड ऐसे सीढ़ियां लगी हुई हैं, इस दीवार पर दूसरे साइड से ऐसे सीढ़ियां लगी हुई है टेढ़ी, ठीक है, और मैं क्या कर दूं, और कुछ नहीं कर रहा, और इधर से एक स्लाइड लगा हुआ है, बच्चों वाला स्लाइड लगा हुआ। ये 3 रास्ता है, ये फर्स्ट रास्ता ए है, ये सेकंड रास्ता बी है, और ये थर्ड रास्ता सी है। ठीक है, कि आप ऐसे 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 सी, एडवेंचरस वाली सीढ़ी है यहाँ से। तो अब कोई बच्चा जो है ग्राउंड से, ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस की बात होगी। क्यों? क्योंकि जो भी हम यहाँ पे फोर्स कंसीडर करेंगे वो वर्टिकल फोर्स, वेट वाली फोर्स की बात होगी। तो वेट वाला फोर्स डाउनवर्ड है, तो डिस्टेंस सिर्फ वर्टिकल वाली ही लोगे, उसी के लाइन में उसी के अलोंग वाली डिस्टेंस लोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो अब एक लड़का है, वो लड़का क्या करता है, मान लो 9 किलो का नहीं, 50 किलोग्राम का लड़का है, वो इस बी रास्ते से चढ़ करके इस जगह पे पहुंचता है दीवार के ऊपर। वही लड़का, वही सेम 50 किलो का लड़का ये वाली सीढ़ी पर से होते हुए ऊपर पहुंचता है यहाँ पर। और वही सेम लड़का जो है ये एडवेंचरस वाली सीढ़ी से पहुंचता है ऊपर, और फिर ये स्लाइड से होते हुए यहाँ पर पहुंचता है। इन तीनों केसेस में वर्कडन क्या होगा? क्या वर्कडन सेम होगा कि वर्कडन डिफरेंट होगा? सर सेम होगा। सेम होगा, वेरी गुड। क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ग्राउंड,
और फाइनल पोजीशन क्या है, वही सेम हाइट h पर पहुंच रहा है। चाहे यहां से यहां जाए, हाइट उसकी वही सेम h है। चाहे इस a रास्ते से जाए, हाइट इसकी वही सेम h है। चाहे इस रास्ते से जाए और वापस आ जाए, इनिशियल ग्राउंड था, फाइनल यहाँ है। इनिशियल से फाइनल पर ही डिपेंड करता है कि इनिशियली कहाँ पर था, ग्राउंड पर, अब फाइनली कहाँ है, इस दीवार के टॉप पर है। तो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है ये मामला कि आप कौन सा रास्ता लेकर के जा रहे हो। वर्धन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि शुरू में कहाँ थे और लास्ट में कहाँ थे। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जा रहे हो चढ़ करके, डायरेक्ट चढ़ के जा रहे हो तो भी ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से आप गए 5th फ्लोर, फिर वापस 3rd फ्लोर आ रहे हैं तो भी वही सेम वर्धन। ग्राउंड फ्लोर से आप गए 10वीं फ्लोर से और वापस से फिर 3rd फ्लोर पर तब भी वही सेम वर्धन। वर्धन को कोई लेना देना नहीं कौन से रास्ते से। वर्धन को लेना है कि शुरू में ग्राउंड फ्लोर पर थे और लास्ट में कहाँ पर थे बेटा, लास्ट में आप थे किस पर, 3rd फ्लोर पर। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस रास्ते से इस रास्ते तक जा रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते हुए ये पाथ 1 पहला ऑब्जेक्ट जा रही है और ये पाथ 2 लेकर के जा रही है, और ये वही सेम चीज ऐसे पाथ 3 लेकर के जा रही है, तो इन तीनों पाथ में वर्क डन बाय 1, वर्क डन बाय 2 और वर्क डन बाय 3 क्या रिलेशन होगा? क्या ये ऑप्शन ए ऐसे होगा, या ऑप्शन बी ऐसे होगा, या ऑप्शन सी ऐसे होगा, या ऑप्शन डी ऐसे होगा? सर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वर्डन को कोई लेना देनी, शुरू में किस पॉइंट पर थे, ए पॉइंट पर थे, फाइनल कहाँ पहुंचे, बी, बस इसी से लेने देना उसको और किसी भी बात से लेना देना नहीं है कि आप कहाँ थे और कहाँ पर पहुंच गए हो। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको दे दूं एक ग्राफ, ठीक है, और वो जो ग्राफ है बेटा वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अगर मैं आपको दे दूं एक ग्राफ और वो जो ग्राफ है वो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पर मैंने देखा है डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस पर वर्क डन है। एक्स एक्सिस पर मैंने दे रखा है ये डिस्प्लेसमेंट, एस मान लो, कुछ भी वर्ड लेटर दे दो, एक्स डिस लेटर दे दो, एस लेटर, और यहाँ पे दे रखा है मैंने वर्क डन। कभी कभी वर्क डन बोल देगा, कभी कभी एनर्जी बोल देगा, बिकॉज वर्क डन एंड एनर्जी आर काइंड ऑफ सेम थिंग, यू कांट से एग्जैक्टली सेम थिंग, बट ये काइंड ऑफ सेम थिंग है कि अगर आपके पास वर्क डन है, अगर आपके पास एनर्जी है तो ही आप वर्क डन कर पाओगे, एनर्जी नहीं है तो वर्क डन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क डन कर पाओगे, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा कर पाओगे, एनर्जी कम है तो वर्क डन कम कर पाओगे, एनर्जी नहीं है तो वर्क डन नहीं कर पाओगे, काइंड ऑफ सेम थिंग। तो कभी एनर्जी का और कभी वर्क डन का नाम ले लेगा और आपको ग्राफ दे देगा, बोल दिया आपको वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया, या दूसरे वर्ड्स में बोल देगा कि एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया। अब इस केस में आपसे बोला जाएगा कि आपको फोर्स निकालना है, तो आपने ग्राफ पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, मान लो ऐसे दिया, फिर उसके बाद ऐसे दिया, फिर उसके बाद ऐसे दिया, ये 3 केस दिया, ठीक है, कि ओ पॉइंट से ये ए पॉइंट तक, फिर ये बी पॉइंट तक, फिर ये सी पॉइंट तक, और ये ऐसे हमने यहाँ पे कुछ मार्किंग्स कर दी हैं। यहाँ पर क्या मार्किंग्स करी हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ, तो अब आपको मार्क, हाँ हाँ हाँ, ठीक, तो वो मार्किंग हमने कर दी है। अब जब मैं, ठीक, लेट हो गया मुझे, वरना मैं इसको रिमूव कर, चलो फिर से बताना, ठीक है, व्हेन ही कम्स टेल मी अगेन। अच्छा, अब आपको पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर क्या बेटा? व्हेन ही कम्स टेल मी अगेन। चल, तो अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं उधर भेज दूं तो वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स। तो वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान दो तो ये वर्क डन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप स्लोप निकाल लोगे बेटा तो स्लोप आपको क्या देगा? वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जिससे आपको क्या निकल जाएगा? फोर्स। तो अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि ये 0.2 है, ये 0.6 है,
फिर यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट जो है 4 है और ये पॉइंट जो है 12। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर 14 है और फिर ये यहाँ पर 5 हुआ। फिर उसके बाद ये यहाँ पर 16 पॉइंट है और ये यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचता है, ये यहाँ पर जब पहुंचता है तो 13 हो जाता है ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाता है आपका 7। और फिर जब ये 13 ये यहाँ पे पहुंचता है तो ये पॉइंट 8 हो जाता है और ये पॉइंट 7 हो जाता है। फिर ये यहाँ पे 8 होता है और फिर ये यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि O से A तक में फोर्स बताओ। फिर A से B तक, ये O से A तक क्या बात कर रहे हैं सर? O से A तक मतलब ये पॉइंट O से A तक, फिर A से B तक मतलब ये पॉइंट, और B से C तक मतलब ये पॉइंट। तो O से A तक में आपसे पूछा जाएगा फोर्स। फोर्स कितना होगा O से A तक में? तो A पर जो पॉइंट है देखो कितना है, A पर और A पर बीच में भी और कोई पॉइंट हो तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं A पर देखूं पॉइंट तो 12 है और उसके बाद O पर पॉइंट देखूं तो 0 है, तो 12 - 0 अपॉन A का X वाला पॉइंट देखूं तो 4 है। स्लोप ऐसे निकालते हैं ना, स्लोप निकालना नहीं आता आप लोगों को? नहीं आता तो बताओ, मैं सिखा रहा हूं ना। हेलो, आता सर। अच्छा ठीक है, तो स्लोप जो होता है बेटा, हाँ जी होना था ये सब बताइए। तो स्लोप क्या निकालोगे भाई? ए का वाई वाला पॉइंट, ए का वाई वाला पॉइंट कितना है 12, उसके बाद ओ का वाई वाला पॉइंट 0, ए का एक्स वाला पॉइंट कितना है 4 और ओ का एक्स वाला पॉइंट कितना है 0। तो दोनों का वाई पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन दोनों का एक्स पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 12 और 4 3 आ गया। यानी कि आपने स्लोप निकाला, और स्लोप क्या देता है? WX ग्राफ का या एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का फोर्स देता है। तो आपने फोर्स निकाल लिया 3 न्यूटन। हाँ वेरी गुड कार्तिक। अब ए से बी पर बात करें, आप बताओ ए से बी तक जो होगा वो फोर्स कितना होगा? तो बी पे पॉइंट कितना है? वाई वाला 16, ए का वाई वाला कितना है? अभी बताया 12, सब्ट्रैक्ट कर दो। बी का एक्स वाला पॉइंट कितना है? 6, और ए का एक्स वाला पॉइंट कितना है? 4, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना हो जाएगा भाई? 4 और ये 2, ये कितना हो गया? सब वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर के 2 न्यूटन ए भी होगा। अब मैं आपसे बोलूं बीसी का फोर्स बताओ। हाँ वेरी गुड। x1 वाला फॉर्मूला लगना है इसमें। हाँ बिल्कुल, y2 - y1 अपन x2 - x1 एग्जैक्टली वही चीज लगा, एग्जैक्टली स्लोप ऐसे ही निकालते हैं। हाँ बस बीसी की बात करें भाई, बी का वाई वाला पॉइंट कितना है? 16, बीसी के लिए फोर्स निकाल रहा हूं मैं, तो बी का वाई वाला पॉइंट कितना है? 16, और सी का वाई वाला पॉइंट कितना है? 0, तो 16 - 0। अच्छा, बी का एक्स वाला पॉइंट कितना है? 6, और सी का वाई एक्स वाला पॉइंट कितना है? 8। तो यहाँ से ये 16 अपॉन -2 हो जाएगा और ये -8 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड में बताओ, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर बीसी का मैग्नीट्यूड देखूं तो माइनस हट जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ऑलरेडी है तो हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं मैग्नीट्यूड देखूं कि OA का मैग्नीट्यूड देखूं तो 3 है। तो अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, रिलेशन कौन सा किसमें क्या है। ठीक है, इसको अरेंज ऑर्डर करो असेंडिंग ऑर्डर में, इसको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप बता दोगे कि भैया ये एक 3 है, एक 2 है, 2 वाला AB वाला सबसे कम, फिर उसके बाद OA वाला, फिर उसके बाद BC वाला। तो AB, फिर उसके बाद OA, फिर सबसे ज्यादा कौन सा है? BC वाला। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। तो ये, हाँ तो स्लोप आप निकाल सकते हो आसानी से। अब अगर मैं आपसे बात करूं मोमेंटम की, तो आप लोग मोमेंटम पढ़ चुके हो, मोमेंटम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, एक का मास m1 है जो शुरू में u1 स्पीड से जा रहा था, दूसरा का मास m2 है जो ऐसे u2 स्पीड से जा रहा था, और टकराते हैं दोनों, और टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरा वाला v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तब आपको इसके लिए रिलेशन निकालना था। क्या था भैया?
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें ध्यान क्या रखना है, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि टेक केयर ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो राइट साइड को, और u2 लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव ले लो। तो u2 की जो भी वैल्यू रखोगे नेगेटिव रखोगे। उसके बाद v1 राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव लेना, v2 राइट साइड में जा रहा है तो क्या लेना बेटा, पॉजिटिव लेना। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पहले पढ़ रखा है। ये एक और जगह कहाँ यूज होता है भाई, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन केसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। आज समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अब अगर मैं बात करूं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे अगर मैं बात करूं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात करूं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे छोड़ो, चलो मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पे बात करता हूं। काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक, हाँ बेटा वही तो पढ़ा रहा हूं, अब उसमें क्या है? हाँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है Yes, sir. बेटा, जितना हो पाएगा पॉसिबल मैं उतना करा दूंगा, जितना आपको यहाँ इस क्लास में सीख पाओगे उतना आपको काम आएगा, बाकी आप अपने से भी करो। ठीक है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, अब चीजें आप लोगों की फोर्स वगैरह फ्रिक्शन वगैरह सही नहीं थी तो मैं उन चीजों को सही करने के लिए थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया, वरना मैं यही कराता। ठीक है, चलो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, mv मास इनटू वेलोसिटी होता है। अच्छा, मैं क्या करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें अगर मैं ऊपर m और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे m और 2m हो जाएगा। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये m स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, mv का स्क्वायर अपॉन 2m, Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं। और Yes, mv sir. क्या होता है बेटा, mv तो मोमेंटम होता है ना, तो p स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन आप लोगों को पता था कि ऐसे हम स्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशन। Yes, sir. अब देखो काइनेटिक एनर्जी में मैं बात करूं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी में मास आता है जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर आता है। अब अगर स्क्वायर करोगे ना, तो अगर वो डायरेक्शन अपोजिट भी रहेगी, नेगेटिव भी रहेगी, चाहे पॉजिटिव भी रहेगी, वो स्क्वायर होकर के वापस से पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में ना किसी भी तरीके का डायरेक्शन का रोल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी रही होगी तो वो स्क्वायर होकर के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरीके से वर्क डन भी आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी, ये सब के सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें किसी तरीके का डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। बात समझ में आई? यस Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी देर बोला मैंने इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है? इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। जितना टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल बिफोर कोलिजन, और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आफ्टर कोलिजन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन में थोड़ा सा लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से जो शेप वाला है वो लॉस हो जाता है, काफी हद तक काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, यानी कि जो शेप के फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी लॉस हो जाती है, वापस से रीगेन ही नहीं होती है। आई बात समझ में क्या? yes sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे कि अगर हम बात करें कि मोमेंटम अगर जीरो हो जाएगा तो उसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। यहाँ पे मोमेंटम जीरो रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0. जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी जीरो होगी क्या? No, टोटल sir. एनर्जी हाँ बनती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जीरो हुई है, पोटेंशियल जीरो नहीं हुई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम जीरो होने से सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, टोटल एनर्जी जीरो नहीं होगी। बात समझ में आई? Yes sir. Yes, sir.
अच्छा जी, ठीक है, गुड। अब उसके बाद सिस्टम की हम बात करते हैं कि सिस्टम का अगर मैं बात करूं कि एक पार्टिकल जो कि मास इसका है 2 किलोग्राम, ठीक है, और वो लेफ्ट साइड में जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और दूसरा बॉडी जिसका 3 किलोग्राम है जो जा रहा है राइट साइड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मैं बात करूं कि इस सिस्टम का मोमेंटम बताना है, सिस्टम का मोमेंटम, ठीक है। सिस्टम का मोमेंटम का मतलब कि इसका भी मोमेंटम और इसका भी मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या हो। तो मास इसका 2 है, वेलोसिटी इसकी 3 है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो मैं वेलोसिटी को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो मास 2, वेलोसिटी -3। दूसरा की बात करूं तो मास 3 है, वेलोसिटी 2 है, मास 3 है, वेलोसिटी 2 है। तो 2 3 -6 और 3 2 6 कितना हो गया, 0 हो गया। तो सिस्टम का, पूरा सिस्टम का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस अकेले पार्टिकल की बात करूं तो मोमेंटम 0 नहीं है, इस अकेले पार्टिकल की बात करूं तो मोमेंटम 0 नहीं, लेकिन पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम का मिला करके, टोटल पूरे सिस्टम का मिला के मोमेंटम 0 हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। सिस्टम की हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि यहाँ पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ मास कितना है, 2, और हाँ, और वेलोसिटी कितनी है, 3। लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में -3 स्क्वायर करेंगे तो वो खास फर्क पड़ने वाला नहीं, पीछे अभी मैंने यही बताया। और यहाँ पे हाफ मास कितना है, 3, वेलोसिटी राइट साइड में है, 2 का स्क्वायर कर दोगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 9 6 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 जूल हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ऐसा नहीं है जरूरी। इस वाले केस पे हमने देख लिया कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम क्या है, 0, लेकिन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी 0 है कि नहीं है, नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये इंडिविजुअल के लिए था, एक अकेले पार्टिकल्स के लिए था कि अगर अकेले पार्टिकल की बात करूं उसका मोमेंटम 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे मैंने किसकी बात की थी, सिस्टम के लिए बात की, तो सिस्टम के लिए वही सेम चीज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा जी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से जा रही है राइट साइड में, अगर इन केस ही कम्स अगेन तो टेल मी, दोबारा से मुझे बताना। और दूसरी बॉडी है जो कि मास है जिसका 3m, ठीक है भाई, दूसरी बॉडी है, मास है जिसका 3m, और वो रखी हुई है, ठीक है, वो रेस्ट में, और ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। ये कौन सा कोलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन जब होगा तो आपको पता है कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन करने के बाद इस पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने का तरीका होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, उसमें u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिलेशन याद रखना है कि 1 है यहाँ पे तो 1 रखना, m1 लिखना माइनस m2, नीचे m1 प्लस m2 और पहले u1 लिख लेना, फिर प्लस लगाना, फिर 2, दूसरा वाला बॉडी m2, दूसरा वाला मास m2 और उसकी दूसरी वाले की इनिशियल वेलोसिटी u2 अपॉन m1 प्लस m2 नीचे रहे। उसी पैटर्न पे मुझे सेकंड बताओ, v2 इज इक्वल्स टू क्या लिखूं, यहाँ पे m1 था तो यहाँ क्या लिखूं, M2 minus M1 by वेरी गुड, m1 प्लस m2 नीचे रहे। अब ये v2 into के लिए हो रहा है, U2 वेरी गुड शाबाश, plus 2M1 into U1 by M1 plus M2।
वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखेंगे कि टकराने के बाद बात करेंगे कि कोलिजन से पहले की बात करते हैं कि जब ये दोनों टकरा जाएंगे और टकराने के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ये फर्स्ट बॉडी मान लो, सेकंड बॉडी मान लो। तो टकराने के बाद बॉडी वेलोसिटी v1 होगी, कैलकुलेट करेंगे m1 माइनस m2 वाला फॉर्मूला। तो इसका मास कितना है बेटा, m, लिख दिया। दूसरे वाले का मास कितना है, 3m, माइनस में है -3 अपॉन इन दोनों का एडिशन m1 प्लस m2, m प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 4m हो जाएगा। हाँ, और u1 पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v थी, लिख दिया, प्लस दूसरे में बताओ टकराने से पहले ये बॉडी रेस्ट में थी, सेकंड बॉडी u2 क्या था, रेस्ट में था कि मूव कर रहा था, रेस्ट पे था सर। क्या हो जाएगा, 0 का पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू भैया m माइनस 3m करेंगे तो -2m हो जाएगा। इफ हाँ 4m और v कैंसिल, 2 1 2 हाँ -1/2 और ये v लगा हुआ है तो -v/2, यानी कि टकराने के बाद इस हैवी बॉडी से टकराएगा, ऐसे जाएगा टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये पलट जाएगा, माइनस लग गया मतलब उसकी डायरेक्शन पलट गई है, अपोजिट हो गई है। अब पहले v वेलोसिटी से जा रहा था, अब किस वेलोसिटी से जाएगा, v/2 वेलोसिटी से जाएगा। इसका पूरा डेरिवेशन होता है, इस पूरे का डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको उतना जरूरत नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टकराने से पहले का काइनेटिक एनर्जी और टकराने से बाद की काइनेटिक एनर्जी का आपको क्या बताना है बेटा, रेशियो बताना है। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, हम V2 भी निकाल लेते हैं बेटा, V2 भी निकाल लेते हैं, पता नहीं हो सकता और टकराने के बाद दूसरी बॉडी चल रही है, तो m2 माइनस m1 निकाल लेते हैं। चलो बताओ, जल्दी से बताओ क्या क्या रखूं, 3m माइनस m अपॉन 4m हो जाएगा। u2 क्या था, टकराने से पहले इस सेकंड बॉडी के, तो इसको तो हटा ही दो, पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस 2 m1 की वैल्यू क्या है, m, हाँ u1 की वैल्यू क्या है बेटा, v है, m1 प्लस m2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4m, m से m कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 2 4 हो गया, और ये ऊपर v बचा, नीचे 2 v/2 हो गया। तो ये वाला पॉजिटिव है तो राइट साइड में v/2 से जाएगा, करेक्ट। यस सर। अब टकराने से पहले ये वाला तो मूव कर ही नहीं रहा था, तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। टकराने से पहले ये मूव कर रहा था, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये K1 टकराने से पहले की, के इनिशियल लिख देते हैं, के फाइनल की बात करते हैं। टकराने के बाद इस वाले की बात करते हैं, हाफ, इसका टकराने के बाद मास कितना है भैया, m है, और वेलोसिटी कितनी है, -v/2 है, अपोजिट डायरेक्शन में, स्क्वायर कर देंगे तो v²/4 हो जाएगा। सही किया क्या बेटा मैंने? तो ये mv², अच्छा mv²/8 प्लस दूसरी बॉडी की बात करते हैं, इसका मास बेटा कितना है, 3, चलो हाफ मास कितना है, 3m, और वेलोसिटी v/2 का स्क्वायर करेंगे तो v²/4, तो ये 3 ऊपर और नीचे 8 हो जाएगा और mv² हो जाएगा, तो 3mv²/8, नीचे 8 सेम हो जाएगा, mv² ऊपर 3mv² ऊपर जुड़ करके 4mv² हो जाएगा, 4 × 4 4 2 8 हो जाएगा, mv²/2 हो गया। बात समझ में आई क्या बेटा? यस अब मैं बोलूं कि के इनिशियल और के फाइनल का रेशियो बताओ भैया। के इनिशियल भी हाफ mv² यानी कि mv²/2, और डिवाइडेड बाय के फाइनल भी वही सेम चीज आ रही है, mv²/2, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 बात समझ में आई क्या? यस सर। तो आपको रेशियो का मामला यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। हाँ। अब उसके बाद बोला गया है कि एक बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा देते हैं। इफ ही कम्स बैक अगेन डू लेट मी नो। एक बॉडी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी पता नहीं कितनी थी, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया 500%, बाई इंक्रीज कर दिया 500%, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने इंक्रीज कर दी, 500 नहीं लेते हैं, 400% इंक्रीज कर दिया है। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन यहाँ तक बात क्लियर है? यस यस सर। बेटा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
चलो जी बेटा, अब मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसकी हमने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है 400%। तो अब आपको बताना होगा कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है तो इसके मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ हो। तो भैया शुरू में काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ mv², इसका 400% निकाल लो, 400%। ठीक है, 400% अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भैया, हाफ mv² को 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका 400% निकलेगा। कैंसिल 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 कैंसिल। ठीक है, तो 4 हाफ mv²। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², अब 400% इंक्रीज हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भैया, शुरू वाली ले लो हाफ mv², कितना इंक्रीज किया है, इतना इंक्रीज कर दिया हमने, 4 टाइम्स हाफ mv²। अब हाफ mv² यहाँ भी, हाफ mv² यहाँ भी है, 4 हाफ mv² और यहाँ मान लो क्या है 1 हाफ mv²। तो 4 हाफ mv² और 1 हाफ mv² एड अप होकर के कितना हो जाएगा, 5 हाफ mv²। बात समझ में आई क्या? अच्छा बेटा, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता है कि p²/2m होता है। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम है। करेक्ट बात? Yes, sir. हाँ, अब अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, आसान कर लेता हूँ। यहाँ पे मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी भैया मास तो सेम ही है हर जगह और इनिशियल वेलोसिटी हमने v मान रखा था तो यहाँ पे मान लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं कि हमारी नई वाली वेलोसिटी कितनी हो गई है, हमारी नई वाली वेलोसिटी कितनी है, चाहे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, खैर इतना लंबा हमको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, k इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, p²/2m, ये इनिशियल वाला हुआ और ये इनिशियल हुआ। और यहाँ पर बात करें k फाइनल, तो यहाँ पे k फाइनल वाला क्या हो जाएगा बेटा, p फाइनल का ²/2m। ये रिलेशन होता है ना p²/2m, अभी पीछे हमने आपको समझाया था। हाँ, बस रेशियो ले लो बेटा, के ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का रेशियो ले लो, के इनिशियल अपॉन के फाइनल, लेफ्ट से लेफ्ट में रेशियो हो जाएगा के इनिशियल अपॉन के फाइनल, और राइट में p इनिशियल ²/2m और यहाँ पे p फाइनल ²/2m। अब जब ये पलट के मल्टीप्लाई होगा, p इनिशियल ²/2m इंटू 2m अपॉन p फाइनल का स्क्वायर, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, p इनिशियल ²/p फाइनल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, के इनिशियल कितना था हमारा, वो हाफ mv² था, के फाइनल कितना था, वो 5 टाइम्स हाफ mv² था, और ये क्या हो जाएगा, p इनिशियल ²/p फाइनल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ऊपर से हाफ mv², नीचे से हाफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमने इसको इधर भेज दिया, यहाँ कुछ है नहीं तो 1 है, इधर भेज दिया तो p फाइनल स्क्वायर और इधर भेज दिया 5 टाइम्स p इनिशियल स्क्वायर हो। बात समझ में आई क्या? ये रिलेशन नहीं समझ में आया क्या? ये p फाइनल स्क्वायर उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया p फाइनल स्क्वायर हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो 5 टाइम p इनिशियल स्क्वायर हो जाएगा। सर आ गया समझ। हाँ, तो p फाइनल जो हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो √5 टाइम्स p इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि ये तो भैया स्क्वायर में नहीं है, √5 हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट से हट कर। अब उसके बाद चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना है भाई, √5 टाइम्स p इनिशियल माइनस p इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, आसान वैल्यू नहीं आ रही है, बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है, रैंडम वैल्यू मैंने दिया, लेकिन ये बड़ी आसान सी वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं कि अगर मैं आसान वैल्यू देता, मान लेता हूँ कि आसान वैल्यू देता, तो इन केस, ठीक है, इन केस मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, इन केस इजी वैल्यू अगर होती हमारे पास, इजी वैल्यू होती हमारे पास, तब क्या हो जाता कि मैं मान लेता हूँ कि ये आ जाता आपका 5 आता आसान के लिए, 5 pi माइनस pi। ठीक है नहीं, इन केस इजी वैल्यू, तो ये क्या हो जाता, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता, 4 pi। बस अब परसेंटेज चेंज निकालना क्या होता है भैया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। ये आपको पढ़ाया था ना, परसेंटेज चेंज यूनिट्स एंड चेंज इन मोमेंटम आपका 4 pi और ओरिजिनल या इनिशियल मोमेंटम pi इंटू 100 कर दोगे तो pi से pi कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के कितना 400% हो जाएगा।
ठीक है, एक एग्जांपल दिया, हालांकि होगा नहीं 400% अगर आपने इंक्रीज किया है, यहाँ पे बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी क्योंकि √5 की वैल्यू 2.23 होती है, तो वो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम चाहो ना तो भी कर सकते हो, चलो मैं रख देता हूँ वैल्यू और सही रहेगा, इनकेस उनकेस हटाओ। ये क्या हो जाएगा, √5 की वैल्यू 2.23 PI माइनस PI, तो ये हो जाएगा 1.23 PI, बस रख दो वैल्यू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो रख दो, चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज निकल आएगा, आपको पढ़ा है। चेंज इन मोमेंटम 1.23 PI अपॉन ओरिजिनल PI इनटू 100 कर देंगे तो ये PI से PI कैंसिल हो जाएगा, 1.23 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 123% का चेंज आ जाएगा मोमेंटम में। अगर आप कितने का चेंज कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी में, 400% का। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत फोकस्ड होकर के ही पढ़ो जो आपको समझा रहा हूँ। बात समझ में आई कैसे करना है कि फिर से बता दूं? यस सर। हाँ हाँ। अब हम बात कर लेते हैं पावर की। पावर क्या होता है बेटा? पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर कितने कम टाइम में पावर क्या होता है, ठीक है। पावर बेसिकली रिलेशन होता है फोर्स वर्क डन अपॉन टाइम का या एनर्जी अपॉन टाइम का। अच्छा, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि फोर्स, अगर मैं इफ ग्रेविटेशनल है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है mg, और s क्या है, वर्टिकल हाइट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन t। तो ये भी रिलेशन बन करके आ जाता है। पावर होता एक्चुअली में क्या है कि कितना कम टाइम में कितना ज्यादा आप वर्क कर ले रहे हो, या कितना कम टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम कर ले रहे हो, कितना कम टाइम में कितना ज्यादा एनर्जी खर्च कर ले रहे हो, उतना ही अच्छा पावर होता है। अब यहाँ पे देखोगे कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है, अब वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ कहिए बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है, सर ने बताया था। तो पावर जो हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। पावर का एक और रिलेशन आपको पता चल गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का एक रिलेशन वर्क अपॉन टाइम आपको पता ही था। और ये पावर का रिलेशन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो mgh अपॉन टी, या h ले लेते हैं हाइट, ये भी होता है। तो ऐसे ऐसे आप छोटे छोटे फॉर्म में चेंज कर सकते हो पावर की, अगर हम बात करें तो। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि एक वाटरफॉल है और उस वाटरफॉल से पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अच्छा, कितनी हाइट से गिर रहा है, हम बोल देते हैं कि भैया 80 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है। कितने के रेट से गिर रहा है, यहाँ पे ऐसे केसेस में रेट दिया जाएगा कि 15 किलोग्राम पानी गिर जा रहा है हर सेकंड। अच्छा भाई, 15 किलोग्राम पानी जो है गिर जा रहा है हर सेकंड, और वो गिर किस पे रहा है, एक टरबाइन। टरबाइन एक मशीन होती है जिस पर पानी गिरता है तो वो घूमती है, और जब वो घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये डैम्स पे और हाइडल इलेक्ट्रिक पावर पे यूज होता है। अब बात करें हम कि 15 किलोग्राम पर सेकंड पे होता है। अब आपको बताना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो लॉस हो रहा है ना, वो 20% का लॉस हो जा रहा है पावर का। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से लॉस हो जा रहा है, 20% लॉस हो जा रहा है एनर्जी का, 20% लॉस ऑफ एनर्जी का जो नुकसान हो जा रहा है। क्यों, क्या हो रहा है ना कि हवा का फ्रिक्शन लग रहा है, हवा जो है उसकी वजह से जो है ना, हवा की वजह से फ्रिक्शन की लॉस की वजह से क्या हो जा रहा है कि उतना पहुंच नहीं पा रहा जितना उसको पहुंचना चाहिए था डेटा के हिसाब से। क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, हवा भी होती है तो वो उसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम कर देती है, और जब वो वेलोसिटी को कम कर देती है तो मामला थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है, एनर्जी का थोड़ा सा हमारा लॉस हो जाता है। तो वो क्या, हाँ बेटा, सर एरर आ जाता है उसमें। हाँ एरर नहीं कहेंगे, एरर तो मशीन के होते हैं एक्चुअली में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवा की लॉस की भी बात नहीं हो रही है, वो तो हवा की लॉस की कहीं और भी बात हो सकती है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितना ये पानी गिर रहा है ना, उसमें हो क्या रहा है कि जब ये मशीन घूम रही है तो इस मशीन को घुमाने में, इस शाफ्ट को मोड़ने में, इस शाफ्ट को करवाने में फ्रिक्शन लग जा रहा है, और उसकी वजह से 20% का लॉस हो जा रहा है। इसकी वजह से लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, चलो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। मामला क्या होता है कि
जितनी भी मशीन है, जो भी मशीन है, मशीन में के अंदर भी लॉस रहता है। कौन है बताइए यार, ये भाग भाग जा रहा है ना। सर मैसेज ऑफ कर दो। हाँ मैसेज ऐसे ऑफ कर दो। सर आप एंट्री ब्लॉक कर दो ना, कि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे कोई एंटर हाँ नहीं कर सकता। अब देखते हैं कैसे आता है। तो सारे बच्चे आ ही गए ना, गुड। सर वो फिर से आ गया। आ गया, यस सर। चलो देखते हैं। नहीं सॉरी, ऋषि मेहता। अब भैया जिसको भी करना होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तभी मैं एंट्री दूंगा। अब ये लॉस हो जा रहा है, एक्चुअल में ये मशीन का लॉस हो रहा है, तो आपको आपको यहाँ पे बताना होगा कि मामला है मशीन के लॉसेस की वजह से क्या मामला हो रहा है। तो हमको पता है कि सर ने बताया था पावर इज इक्वल्स टू mgh/t, क्योंकि ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स लग रहा है, पानी गिर रहा है नीचे, और mgh ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी गिर रहा है 80 की हाइट से, और यहाँ पे। लेकिन इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा m/t अरेंज कर दूं और g इंटू h, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ क्या? थोड़ा सा अरेंज कर दूं m/t, और ये m/t क्या है? मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम है, यानी कि कितना मास गिर रहा है कितने सेकंड में, हर सेकंड में। तो ये हमको दे रखा है कि 15 किलोग्राम पर सेकंड में, किलोग्राम मतलब मास और पर सेकंड का मतलब टाइम, m/t रेट ये दे रखा होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो आप डालोगे 15, जी की वैल्यू डालोगे 10, और हाइट कितनी दे रखी थी? 80। करेक्ट। 15 का कितना होता है भाई? 120 हो गया, और ये 2 जीरो ऐसे ऐसे लग जाएंगे। तो आपने पावर निकाली है कि भैया 12,000 वाट का पावर हमने टरबाइन की पंखुड़ियों पर दिया, लेकिन 20% का क्या हो गया भैया? लॉस हो गया। 20% का लॉस, हाँ, अगर 20% का लॉस हो गया तो कितना परसेंट मिला हमको? 80%। 80%। तो हम क्या करेंगे, जो इनपुट था, जो पंखुड़ियों पे गिर रहा था 12,000 वाट, उसमें से लॉस होने के बाद 20% निकालने के बाद मेरे घर में या मेरे घर में या पावर हाउस को मिल कितना रहा, पावर हाउस को पहुंच कितना रहा? 80%। तो इस 12,000 का 80% निकालते, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? नंबर, परसेंटेज अपॉन 100, कैंसिल 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 कैंसिल, 9600 वाट। तो इतना वो पावर है जो कि पावर हाउस में पहुंच रहा होगा लॉस वॉस करने के बाद। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ ठीक, रहो परेशान रहो भाई तुम। अगर किसी को आना है भाई तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ऐसे हम अब एंट्री नहीं देंगे। इतना परेशान कर रहा है ये। हाँ अच्छा जी, अब उसी तरह की बेसिस पे अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको और कहा जाए कि एक छोटी सी बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है, और उस बॉडी का मास कुछ मान लेते हैं कि रैंडम मास, उस बॉडी का मास कितना है? m है, और जो कि v स्पीड से चल रही है। अच्छा भाई ठीक है, और वो बॉडी जो चल रही है वो एक रफ सरफेस पर चल रही है। ठीक है, सरफेस ऐसा नहीं है कि स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन है, इसी वजह से आपको फ्रिक्शन पढ़ाया गया था कि आपके काम आ जाए, इसमें फ्रिक्शन है। और आपको बताना है कि जो मीन पावर डेवलप हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, जो पावर डेवलप हो रहा है वो आपको बताना है। पावर जो होगा भैया, पावर आएगा मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीज तो आनी ही आनी है। और यहाँ पे किस फोर्स की बात हो रही है भैया? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। वी वेलोसिटी दिया है और कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है, मोशन इसका आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे। पीछे की तरफ लगेगा।
अपोजिट डायरेक्शन में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने दे दिया भैया, कितना है 0.3 का हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है। बॉडी का मास हमने कहा चलो बॉडी का मास 2 किलोग्राम की बॉडी हमने दे दिया है, और शुरू में वो जो वेलोसिटी से चल रही थी हमने कहा चलो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब आपको बताना है कि कितना पावर जनरेट होगा यहाँ पर। अब आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन। अच्छा ठीक है भाई, म्यू की वैल्यू 0.3, एन यहाँ पे तो सिंपल डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से म्यू आर लिख लो, कंफ्यूज करता है। आर ऊपर का और नीचे का वेट कितना हो जाएगा भैया, 2 किलोग्राम का है तो 20 न्यूटन का वेट, हाँ 20 है तो ये 6 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट, एक ही फोर्स। और सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है भैया, मास इनटू ए नेट के बराबर, यानी 6 मास कितना है बॉडी का 2, और ए नेट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। ए नेट बेटा यहाँ से 2, यहाँ से ए नेट कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये एक्सेलरेशन नहीं, एक्चुअली में रिटार्डेशन है, बॉडी को बाद में क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कहता है कि भैया v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। बॉडी आखिर में जाकर के रुकेगी, फ्रिक्शन उसको रोक देगा। शुरू में जो बॉडी की वेलोसिटी थी हमने दिया था 4, एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला है कितना 3, 4 ना लेकर के बेटा इसको हम 12 ले लेते हैं, आसान कर लेते हैं, 12 ले लेते हैं। शुरू में 12 था, एक्सेलरेशन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो -3 और टाइम इतना हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 3t बराबर 12, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेकंड का टाइम लगेगा इसको रुकने में। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। हाँ। अब पावर क्या होता है भैया, पावर आपको पता है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। पावर आपको पता है, पावर आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है। बात समझ में आई है? यस सर। हाँ। अब आप यहाँ पे क्या करना भैया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ही लो, इतना सब कुछ कर ली हो तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। अच्छा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल तो बॉडी 0 हो जाएगी। इनिशियल u स्क्वायर मतलब 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 एक्सेलरेशन -3 का और s। अब ये 2 3 -6s उधर जाएगा तो 6s बराबर कितना 144, s की वैल्यू कितनी हो गई 6 2 12, 24 6 2 24 मीटर। बस आसान। वर्क डन क्या होता है भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा फोर्स कितना था, एक ही फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स कितना था भैया 6 न्यूटन का था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 24 का, टाइम कितना लगा इसको रुकने में 4 का, तो 4 6 24 कितना हो जाएगा 36 वॉट का पावर जनरेट करेगा। किस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ। अब एक सेकंड, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, पावर का सिंपल सिंपल फॉर्मूला। अब एक होता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे वर्क जितने हैं, सारे वर्क क्योंकि अलग अलग फोर्स की वजह से अलग अलग वर्क होगा, तो पहले फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ, दूसरे फोर्स की वजह से वर्क हुआ, तीसरे फोर्स, जितने भी फोर्सेस की वजह से वर्क हुआ, सारे फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क है, सारे वर्क का एडिशन कर लो और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितने भी फोर्सेस हुए हैं उन सारे फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। ये आप लोगों ने वैसे पढ़ भी रखा होगा इससे पहले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसका सेंस समझना है कि क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो जितने भी फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस का जो एडिशन होता है वो उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। क्या मतलब, वो आमतौर पे तो एक आध दो ही फोर्सेस हैं कि अगर मैं कहूं कि एक बॉडी थी ऐसे यहाँ पर, और ये जो हाइट थी वो थी मान लेते हैं 4h हाइट थी। कौन है भाई, आकाश है, ठीक है। अब क्या हुआ, 4h हाइट पर थी, ठीक है भाई। अब एक बॉडी है 4h हाइट पर, ठीक, और वो बॉडी को मैंने ऐसे गिराया
और जब वो बॉडी गिरती है, नीचे आती है, नीचे पहुंचने पर जब ये जस्ट ग्राउंड को टच करने वाली होती है, तब आपको इसकी वेलोसिटी बतानी। और वर्क एनर्जी थ्योरम इतना प्यारा थ्योरम है, ज्यादातर केसेस में काम आ जाता है। अच्छा, जब ये बॉडी गिरी तो इस पर वर्क कौन कर रहा था भैया? एक ही फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर वर्क कर रहा था 2 किलोग्राम की बॉडी पर। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है भैया? 2 किलोग्राम की बॉडी है तो 20 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। अच्छा ठीक है, और वो 4 मीटर की हाइट पर बॉडी थी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? सेम डायरेक्शन में, नीचे, ऊपर से नीचे सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स की भी डायरेक्शन नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट की भी। ये बहुत ध्यान रखना बेटा इस चीज का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का। उसी की वजह से पॉजिटिव और उसी की वजह से नेगेटिव। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सर ने बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वो कंपोनेंट जो पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के। फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है भैया? ऊपर 4 मीटर ऊंचे किसी टेबल से गिर रहा है, तो ये हो गया 20 इंटू 4, 80 जूल। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? मुझे तो और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा कि एक ही फोर्स है, और सारे फोर्सेस का जो टोटल होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फाइनल की बात छोड़ो, इनिशियल। जब बॉडी को ड्रॉप किया गया था तब उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी? ड्रॉप करते टाइम जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। अगर वेलोसिटी उस टाइम 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0 0 हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली तो 0, फाइनल वाली हाफ m v स्क्वायर, यही तो पूछा है। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है सारे वर्क डन के, सारे वर्क डन का एडिशन के। एक ही वर्क डन, एक ही फोर्स दिखा, एक ही फोर्स की वजह से एक ही वर्क डन 80 जूल का आया, मैंने लिख दिया। कोई और होता पॉजिटिव में तो ऐड करता, कोई और वर्क डन होता नेगेटिव में तो वो माइनस लगा के मैं लिख देता, लेकिन और कुछ। बस 80 यहाँ से 2 उधर गया, मल्टीप्लाई में m v स्क्वायर, m को उधर भेज देता हूँ डिवीजन में। m की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम, लिख दिया भाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 आ गया, यानी v इज इक्वल्स टू √80, यानी कि 4√5। ये वो वेलोसिटी है जब वो बॉडी ग्राउंड पे जाएगी, टकराएगी, तब पहुंचेगी। बात समझ में आई क्या? यस सर। इतना प्यारा थ्योरम है ना यार, ये बहुत, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है ये थ्योरम। अच्छा, बहुत ही प्यारा थ्योरम, बहुत बहुत अच्छा काम करता है ये यार। ये भी तो किया था मैंने। इस थ्योरम का इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा, ये बहुत ज्यादा यूज है इस थ्योरम का। अच्छा, कल पॉसिबल है कि आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास रख दी जाए डे टाइम में? सर सिर्फ आते हैं हम। क्या बेटा? स्कूल से लेट आते हैं। स्कूल से लोग आते हैं फिर। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अब कौन है? शिवम। शिवम इज, शिवम तो आता है। हाँ ठीक है भाई, चलो उसी की बेसिस पर अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं कि भाई ऐसा है ना, इस बार मैंने बॉडी से कहा कि बॉडी जो है शुरू में यहाँ पर थी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं थी, वो मूव कर रही थी, ऐसे मूव करते करते। अब यहाँ पे ना डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कि बॉडी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, इस डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी को उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी है बस, उससे मतलब। उसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है, बात ठीक है, कोई इशू नहीं। और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर था? मान लेते हैं 6h की हाइट पर था। तब आपको हमें ये बताना है कि जब वो ऐसे मूव करते करते यहाँ पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा जी, और कोई फ्रिक्शन विक्शन का रोल नहीं है, तो अब आपको बताना। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आप देखोगे कि इस बॉडी पर, इस यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में बॉडी पर एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी है, और इसका मास m g ग्रेविटी। अब जो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक वो कर रहा है, हमको उस डिस्प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है, हमको
डिस्प्लेसमेंट का, देखो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल यहाँ था फाइनल यहाँ था, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमको उस डिस्प्लेसमेंट से लेना है जो कि फोर्स की लाइन में आता हो, जो कि फोर्स के पैरेलल हो। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है, ये वाला जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ, ये जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू वाली लाइन वाला है, और ये वो डिस्प्लेसमेंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है रेड वाला जो कि इस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। और मुझे वो कंपोनेंट चाहिए, वो हिस्सा चाहिए जो फोर्स के लाइन में आता हो। तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ये रेड वाला। अब मुझे पता है कि ये रेड वाले की लंबाई कितनी है, मैंने ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 6h। हाँ, तो वर्क डन भैया, फोर्स कितना हो गया mg, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, 6h, ये वर्क डन हो गया। एक ही फोर्स, एक ही वर्क डन। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या इसमें? फ्रिक्शन तो मैंने बोल ही दिया आपको कि एकदम ना के बराबर है, इग्नोर। हवा का भी फ्रिक्शन का कुछ बोला, जब कुछ और नहीं बोला गया है तो एक ही फोर्स था, उसकी वजह से जो वर्कडन हुआ ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल वाला तो ये ब्लू वाला है, ये लंबा सा ब्लू वाला है, लेकिन मुझे लेना देना उससे नहीं। मेरा मेन मतलब होता है कि वो फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स के अलोंग वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स के लाइन वाले वो ले लिया हमने। अब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहता है भैया कि सारे, ये 6mgh हो जाएगा, वो कहता है कि भैया सारे के सारे जो भी वर्कडन है वो सब के सब किसके इक्वल होते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे वर्कडन का एडिशन चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब ये इनिशियल यहाँ पे था तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा? 0 हाफ हमने दे रखा है डेटा, हाफ m u स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ, हमने रख दिया भैया k फाइनल माइनस हाफ m u स्क्वायर, और इधर 6mgh। भैया उधर माइनस हाफ m u स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो 6mgh प्लस हाफ m u स्क्वायर बराबर k फाइनल। इस 2 को मैं एलसीएम ले लूंगा तो उधर जाएगा, तो अच्छा चलो एलसीएम लूंगा तो ये 6 2 12 mgh प्लस m u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। k फाइनल क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पर ये वेलोसिटी, अच्छा इधर से 2 इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, m को उधर भेज दूंगा डिवीजन में, तो ये 12 mgh प्लस m u स्क्वायर अपॉन m बराबर v स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉमन ले ले रहा हूँ, m कॉमन ले लूंगा तो 12gh प्लस u स्क्वायर अपॉन m बराबर यहाँ से v स्क्वायर। ऊपर से m, नीचे से m कैंसिल, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस अंडर रूट 12gh। तो ये वो वेलोसिटी हो जाएगी जो आपसे पूछा जा रहा था कि जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस हाँ, इस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक सेकंड, ओके, वो दोबारा आए बेटा, वो मुझे बताओ। अब अगर मैं आपसे पूछ यार खत्म ही हो जा रहा है, 1 मिनट। सर हम मॉर्निंग में क्लास रख सकते हैं 7 o'clock से पहले? 7 o'clock से पहले? यस सर, क्योंकि 7 o'clock 8 o'clock स्कूल जाना होता है सर। अरे नहीं बेटा, मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, ये लेट समराइज ही चल रहा था तब से। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जी बेटा, अब मैं कह रहा हूँ कि भैया एक ऐसा है मामला कि एक ब्लॉक है जिसका मास, मैंने बोल दिया कि इसका मास कुछ भी मान लेते हैं, और ये इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर कुछ लाइंस लगी हुई हैं। अब मैंने इसको जब v वेलोसिटी दिया बॉडी को, तो इस v वेलोसिटी की वजह से, या मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको v वेलोसिटी भी नहीं दिया, मैंने उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया, k काइनेटिक एनर्जी दिया, मैंने उसको वेलोसिटी दिया पता नहीं, लेकिन जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी k हुई। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बॉडी जो है इस पॉइंट बी तक जाती है और रुक जाती है यहाँ पर, और ये 45 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी चाहिए कि वो बॉडी
ये पूरा डी पॉइंट तक पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ये कोई बॉडी थी, पता नहीं क्या था मामला उसका, ठीक है, एक बॉडी थी, उसका जो भी मामला रहा होगा, हमने कहा कि उस बॉडी के बारे में हमने कहा कि इस बॉडी को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसको मैंने वेलोसिटी दे दी, उस वेलोसिटी की वजह से वो ऊपर जाती है, और ऊपर जाते जाते फिर क्योंकि अब उसको ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी का कंपोनेंट उसको रोक रहा है, तो जाते 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 रुकते 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 यहां तक पहुंचती है बी पॉइंट तक, और फिर रुक जाती है। मैं कह रहा हूं कि मुझे कितनी एनर्जी देनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा ऊपर डी पॉइंट तक पहुंच जाए। बात समझ में आई? यहाँ पर क्वेश्चन कुछ समझ में आया? यस सर। अच्छा बेटा देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं है। अच्छा जी, जब मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी शुरू में, पता नहीं के कुछ थी काइनेटिक एनर्जी, मैंने क्या दिया था, काइनेटिक एनर्जी के दिया। जब ये यहाँ पे पहुंच के बी पहुंचेगी बेटा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी रुकने पर? 0. तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी बी पर पहुंचने पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर? 0। ठीक, वेरी गुड। और ये x डिस्टेंस है, एक एक सब डिस्टेंसेस इक्वल है बेटा, ये मैंने सारे डिस्टेंसेस ये a से b सब x x x x x डिस्टेंस है, ठीक है। चल, अब आपको पता है कि इस पूरे जर्नी में सारे वर्क डन का एडिशन इसके इक्वल होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका बॉडी का खुद का mg। और यहां से यहां तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है बेटा? 2x। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये 2x मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का 2x का कंपोनेंट है जो कि फोर्स की लाइन है। ये मैंने अगर 45 डिग्री दिया बेटा है, तो ये वाला कंपोनेंट काम का है क्या मेरा? नो सर, वर्टिकल No, sir. कंपोनेंट है ये। वर्टिकल कंपोनेंट है 2x cos 45, दैट विल बिकम 2x अपॉन रूट 2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, एंड दैट विल बिकम √2x। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो अब यहाँ पे आपको बताना है वर्क डन, ठीक है। ये किस जर्नी के लिए था? ये O से लेकर के B जर्नी तक के लिए मामला था। तो वर्क डन एक ही हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क डन किया। कितना फोर्स है बेटा? mg फोर्स है, और उसका पैरेलल कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट कितना है? √2x, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो √2 mgx हो गया। और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहता है कि सारे फोर्स वर्क डन का एडिशन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, एक ही वर्क डन है, अभी हमने निकाला कितना है? हाँ वेरी गुड, √2 mgx। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब वो बी पे पहुंचता है तो कितनी हो जाती है? 0। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो कि वर्क फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव सर। नेगेटिव होना चाहिए, बहुत बहुत ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, मैं भी भूल गया। अच्छा, फाइनल तो 0 हो गया, माइनस किया। इनिशियल मैंने कितना दिया था काइनेटिक एनर्जी बॉडी को? Okay. तो अब आपको यहाँ से रिलेशन निकल गया कि भैया माइनस से माइनस, ये 0 से कोई लेना देना नहीं है, और आपका k की वैल्यू अंदर टिप्पणी निकल गई, √2 mgx। अब आ जाओ सेकंड केस के लिए। अब मैं पता नहीं, मान लेता हूं मैंने उसको k डैश एनर्जी दी, जिसकी वजह से वो ऐसे जाता है जाता है जाता है जाता है और डी पॉइंट पर पहुंचकर रुकता है। अगर डी पॉइंट पर पहुंच के रुकेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0. 0। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. 0। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है O पॉइंट से लेके D पॉइंट तक? 4x, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो वो जो बॉड लॉक है यहाँ से यहाँ तक 4x कर रहा है, और उस पर एक ही फोर्स लग रहा है mg, जो कि हॉरिजॉन्टल से डिस्प्लेसमेंट 45। लेकिन इसका ये कंपोनेंट मेरे काम का नहीं, इसका ये कंपोनेंट मेरे काम का है। क्या हो जाएगा ये कंपोनेंट? 4x cos थीटा। cos 45 डिग्री। कॉस नहीं होगा, सर sin 45 गलत नहीं करना। ये वाला कॉस होगा जिसके साथ लाइन है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1/√2 हो जाएगी। अगर मैं बीच में गलत बोला हूं तो तुम लोग भी मुझे सही किया करो, ठीक है, हो सकता मैं ऐसा बोलूं। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, ऐसे रख दूं ना? यस सर। अभी थोड़ा सॉल्व करूंगा भैया। 4x को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2x अपॉन √2। अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हो? हाँ, यह आता है ना कि ये भी बताना पड़ेगा। 2 √2 को ऐसे ऐसे कर दूंगा,
हाँ 2√2x हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक ही फोर्स लग रहा था और उस फोर्स की वजह से एक ही वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव सर। नेगेटिव। फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2√2x, करेक्ट। 2√2 यस सर। अब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा दो। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कह रहा था कि सारे फोर्सेस, सारे वर्क डन का एडिशन जो होता है वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। एक ही वर्क डन हुआ एंड दैट इज -mg 2√2x, और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। डेल्टा है ये, ऐसे डेल्टा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फाइनल क्या था, अभी हमने देखा कि जब वो वहां पहुंचता है तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या माना था, k डैश माना हुआ था, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. तो मैंने मान लिया भैया k डैश। हाँ, तो यहाँ से माइनस mg 2√2x, अब ये कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, k डैश की वैल्यू आ गई हमारी 2√2mgx, 2√2mgx। अब पीछे हमारी k की वैल्यू कितनी आई थी, √2mgx लिख दिया मैंने, k की वैल्यू क्या है, √2mgx। इसको और इसको आप डिवाइड में ले लो। अगर मैं डिवाइड में लूंगा तो k डैश अपॉन k लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में 2√2mgx, और इधर √2mgx हो जाएगा। mgx कैंसिल, √2 कैंसिल। 2/1 अब यहाँ से k डैश इज इक्वल्स टू k को उधर भेज दूंगा 2k, तो जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी k डैश होगा वो पुराने वाले का कितना गुना हो जाएगा, Double. डबल हो जाएगा। 2 टाइम्स, डबल हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे आप लोग? सर कैसे लगा सकते हैं। हाँ Kal- हाँ, ये जो भी आपको पढ़ाया है मैंने, वो आपको बहुत ही ध्यान से करके जाना है। अच्छा जी, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कि एक बॉडी है जिसका मास, एक बॉडी है जिसका मास कुछ दे रखा है, मान लेते हैं 0.1 किलोग्राम दे रखा है, कुछ भी ऐसे वैल्यू दे रखी है, एक बॉडी जिसका मास दे रखा है, और वो जब बॉडी मूव कर रही है तो जिस भी मीडियम में, मान लो हवा में मूव कर रही है, और ऐसी हवा है जो बहुत पोल्यूटेड हवा है, इसका डेंसिटी घनापन बहुत ज्यादा है, और वो जो घनापन है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है -kv²। अब ये जो फोर्स है बेटा, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? सर वेरिएबल। वेरी गुड, शाबाश। कांस्टेंट फोर्स होता तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये तो कांस्टेंट है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी उस हिसाब से फोर्स भी चेंज। अच्छा, शुरू में बॉडी की वेलोसिटी ने बोले कि भैया ऐसा है कि शुरू में बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब जैसे जैसे ये बॉडी चल रहा है फोर्स उसके ऊपर लगा, 5 नहीं ले लेते, 50 ले लेते हैं, इतना आसान नहीं है। ठीक, अब ये आपको साफ दिख रहा है कि फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव। हाँ, तो ये क्या करेगा, हाँ ये इसकी वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा कि बढ़ाने का काम करेगा? घटाने का काम करेगा। हाँ, घटाने का। ठीक ठीक ठीक। अब बाद में बोला जाता है आपसे कि ऐसा होता है ना भैया कि 4 सेकंड के बाद जो है इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है 1/8 mv²। शुरू में v थी, चलो इस v की वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ, हटा, या दे देते हैं, चलो v की वैल्यू हम दे देते हैं, चलो 20 दे देते हैं, 20 मीटर, और यहाँ पे 20 v की वैल्यू एग्जैक्टली वही v0 ले लेते हैं तो आसान रहेगा, v0 का स्क्वायर। अच्छा भैया, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो आप तो आसानी से निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? No, sir. बहुत बड़ी बात कहाँ है जी? हाफ मास कितना है इसका, 0.1, 0.1. वेलोसिटी का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा, 400, 20 का कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तुम, कितना हो जाएगा, 40/2 कितना हो जाएगा, 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी शुरू में हो जाएगी। यहाँ पे रख लो भैया 1/8, मास कितना है 0.1, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, ये 40/8 हो जाएगा और ये 5 जूल हो जाएगा। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस। Yes, sir. हाँ, चलो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में,
आपसे बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके से ये हो जा रहा है कि उसकी 4 सेकंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है जो भी थी वो 1/8 हो जा रही है, शुरू की वैल्यू की 1/8 हो जा रही है, तो आपको इस k की वैल्यू निकालना होगा। इस k की वैल्यू जो कांस्टेंट k है ना, उसकी वैल्यू बताना होगा कि उस कांस्टेंट k की क्या वैल्यू है। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आए क्या? यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो। अच्छा, अब इसमें हम एक काम और कर सकते थे आसानी के लिए। चलो, इसमें हमको करना क्या था, एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का कोई खास ऐसा रोल नहीं था यहाँ पर, हम आसानी से कर सकते थे। इसमें हमको करना ये था, और ध्यान से देखो, कि शुरू में वेलोसिटी 20 थी, बाद में कितनी हो गई भैया काइनेटिक एनर्जी की, हाफ mv²/8। अच्छा, तो हमने कैलकुलेट जब किया था तब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, शायद 20 जूल आ रही थी ना? यस सर। अब 20 जूल, अब बाद वाली 5 जूल आ रही थी। अच्छा, बाद वाली 5 जूल आ रही काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हाफ mv², जो बाद में जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी निकालते हैं, हाफ mv² बराबर 5 जूल। अच्छा, v² इज इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन मास कितना है 0.1, 5 2 10 अपॉन 0.1 का मतलब यहाँ नीचे 0.1, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो v² इज इक्वल टू 100 अपॉन 1, तो v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो जब ये बॉडी ऐसे 4 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचती है तो उस बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाती है भैया 10 मीटर पर सेकंड। शुरू से कितने से की थी 20 से, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 10। कैसे पता चला? हमको शुरू बाद वाली काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, उसमें हमने ये v0 के टर्म्स में दे रखा था, वैल्यू डाला, वैल्यू डालने के बाद एक्चुअल वेलोसिटी के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखा, जिससे हमको एक्चुअल वेलोसिटी पता चल गई। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। अब उसके बाद कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है भैया, -kv²। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू -kv²। अच्छा, मास को उधर भेज देता हूँ, a इज इक्वल्स टू -k/mv²। एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने बताया था सर कि dv/dt जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ये बताया था क्या आप लोगों को ये बात? यस हाँ, बस हाँ, अब बहुत ज्यादा रूल नहीं करना है। अब dt को उधर भेज देंगे, v² को इधर भेज देंगे, तो dv/v² इधर आ गया और -k/m/dt इधर आ गया। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, v² नीचे है, ऊपर जाएगा तो v⁻⁻2 dv हो जाएगा। भैया -k/m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt। शुरू में टाइम 0 था तो शुरू में स्पीड कितनी थी 20 थी, बाद में टाइम 4 सेकंड हो गया तो बाद में स्पीड कितनी हो गई 10 हो गई। Am I करेक्ट? ऐसे ही Yes, लिमिट sir. रखेंगे ना। v⁻⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही करते हैं। यस यस सर। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा v⁻⁻1, और यहाँ -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। इस v⁻⁻1 का मतलब होता है 1/v, और ये माइनस ऐसे लग जाएगा, ये उसका इंटीग्रेशन है। चलो इंटीग्रेशन रख देते हैं, -1/v, माइनस को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, और इसको लिमिट रखूंगा कहाँ से, 20 से लेकर के 10 तक पहुंचा है, और ये -k/m, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, dt है ना, 1 dt का इंटीग्रेशन 1 क्यों होगा भैया, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और dt कोई नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है ना। 1 को क्या लिख सकता हूँ, t⁻0 लिख सकता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, 0 + 1 अपॉन 0 + 1। 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, और नीचे 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, टी। तुम लोग इंटीग्रेशन कैसे भूल रहे हो, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा कहाँ तक, 0 से 4 सेकंड तक। ठीक है भैया, इसमें वैल्यू डालता हूँ, -1/10, और फिर डालना है 20 माइनस, क्योंकि पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर माइनस लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, -1/20 इज इक्वल्स टू -k/m, और ये पहले अपर लिमिट 4 फिर लोअर लिमिट 0, तो 4 - 0। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा -1/20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? ये कैलकुलेशन तो तुमको करना होगा भैया, 2 नीचे से किया 2 ऊपर से किया। अच्छा नहीं, ये पॉजिटिव में होगा, हाँ ये प्लस में आएगा, तो ये 2 ऊपर से किया तो ये ऐसे हुआ, और 1/10 बना।
और यहाँ से क्या है -k/m और यहाँ से 4 आ गया। अच्छा ये माइनस कैंसिल हो गया। मास की वैल्यू पता है 0.1 डाल देंगे, 1/2 बराबर k, मास की वैल्यू 0.1 और 4, 0.1 को उधर भेज दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन में चला गया 0.20, इस 4 को नीचे भेजा, डिवीजन में चला गया, ये k। बस सॉल्व कर लिया इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा 1/200 इंटू 4 800, ये 1 वैल्यू फ्रैक्शन में। फिर से बताऊं? नो सर। हाँ, इस तरीके से आपको करना होगा। करना क्या था, बस ये इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट फिर से बताते रहो, बाकी तो बहुत बड़ी बात नहीं। वेलोसिटी दे रखी थी, मास दे रखा था, 4 सेकंड के बाद जो है वेलोसिटी नहीं दिया था, 4 सेकंड के बाद बोला था काइनेटिक एनर्जी भैया 1/8 टाइम्स मास इनटू इनिशियल वाली वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैंने रख रखा के वैल्यू निकाल लिया, 5 जूल आ रही है, और उस 5 जूल में एक्चुअल फार्मूला जो हाफ mv² होता है वो रखा, हाफ मास और बॉडी की वेलोसिटी जब यहाँ पहुंचा v, वो लिखा मैंने v², कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी आ गई 10। बस बहुत आसान है हमारे लिए। अब फोर्स वाला जो फॉर्मूला था उठाया, मास इनटू एक्सेलरेशन रखा, मास उधर भेजा, एक्सेलरेशन को dv/dt रखा। उसके बाद हमने देखा कि जब शुरू बात करूं, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 20 थी, जब टाइम 4 सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी 10 हो गया। अब उसके बाद हमने dv/v² का इंटीग्रेट करके सारा कैलकुलेशन लगा के k की वैल्यू जो पूछ रहे थे वो हमने यहाँ पर बता दिया। करेक्ट है? यस सर। चलो जी, बस आज के लिए बस इनफ है। अब आपको जिसमें जो डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे डाउट ग्रुप में, डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दैट्स इट फॉर